हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज जिसमें हम ज्योग्राफी को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से जो है कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जियोमॉर्फिक प्रोसेस और इसको हम मोस्ट प्रोबेबली दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। अभी सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि अर्थ की सरफेस जो है वो स्टैटिक नहीं रहती, है ना, वो बदलती रहती है, कभी बनती रहती है, कभी बिगड़ती रहती है। तो अंदर से अर्थ के अंदर से कुछ जगह फोर्सेस जो हैं वो अपलिफ्ट करती हैं, कुछ बिल्ड करती हैं और अर्थ के बाहर से वेदरिंग होता है, इरोजन जैसी प्रोसेस होती हैं, है ना? जो कि वाटर, विंड इन सब के थ्रू होती है, जो रिलीफ को तोड़ते और घिसते रहते हैं। इन दोनों टाइप्स के प्रोसेस को कलेक्टिवली जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। लैंड बिल्डिंग या लैंड को खराब करना, बिल्ड करना या फिर उसको वेदर करना, इरोड करना, यही सभी प्रोसेस उसका उसको स्टैटिक नहीं रहने देना, कॉन्स्टेंटली चेंज उसमें लाते रहना। दैट इज नोन एज those processes are known as geomorphic process. ये फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, केमिकल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है ना? ये दो टाइप की फोर्सेस होती हैं जो मेनली ड्राइवर्स होती हैं। द वन इज एंडोजेनिक फोर्स, जो अर्थ की इंटरनल फोर्स की वजह से आती है, अर्थ के इनसाइड से आती है और अर्थ के इंटीरियर से एनर्जी जो आती है वो क्रस्ट को अपलिफ्ट करती है, फोल्ड करती है, फ्रैक्चर करती है या डिफॉर्म करती है। और एक्सोजेनिक फोर्स वो जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, एक्सो मतलब आउटसाइड, और ये प्रोसेस सरफेस या नियर सरफेस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करती हैं। सोलर एनर्जी, एटमॉस्फेयर, वाटर और ग्रेविटी इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स हमको इनके देखने को मिलते हैं। ठीक है, लैंड बिल्डिंग जो है वो एंडोजेनिक फोर्सेस करती हैं, जो अर्थ की इंटरनल फोर्स होती हैं, वो माउंटेन प्लाटूज, वॉल्केनिक फीचर्स ये सब बनाती हैं। और लैंड वेयरिंग यानी कि लैंड को घिसना, तोड़ना, इरोड करना, ये एक्सोजेनिक फोर्स करती है। ग्रेजुअली उसको स्मूथ बनाने की कोशिश करती है लैंड को जितना हो सके। ठीक है, ये हमने अभी तक देखा। अब जो एंडोजेनिक फ़ोर्स होती है, एक्सोजेनिक फ़ोर्स होती है, एक सिंपल सा वो देख लेते हैं। उससे पहले ये बात समझते हैं, जैसे सोचो अर्थ के पास 2 टीम्स हैं और उनमें टग ऑफ वॉर चल रहा है। एक टीम है वो कहती है कि मैं रिलीफ़ बनाऊँगी और वो जो रिलीफ़ बनाने वाली टीम है वो है एंडोजेनिक टीम। और जो टीम कहती है कि मैं उस रिलीफ़ को तोड़ूँगी, घिसूँगी और मटेरियल को कहीं और जमा कर दूँगी, वो होती है एक्सोजेनिक टीम, है ना? तो इन्हीं दोनों के बीच में जो टग ऑफ वॉर बनता है, वो होता है, उसी की वज़ह से हमारे लैंडस्केप जो हैं, वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है? एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, वो स्लो भी हो सकती हैं, फास्ट भी हो सकती हैं। अगर स्लो की बात करें तो माउंटेन बिल्डिंग आता है, जिसको ओरोजेनी बोलते हैं। जहाँ भी आपको ओरो लिखा हुआ है, उसको माउंटेन से एसोसिएट कर दीजिए। ठीक है? ओरोजेनी माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस होती है, जनरली हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल टेक्टोनिक फोर्सेस से एसोसिएटेड रहती है। अपिरोजेनी मतलब अपिरो मतलब कॉन्टिनेंट्स, अपिरो मतलब कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स अपलिफ्ट या सबसाइड करते हैं। ठीक है? कॉन्टिनेंट अपलिफ्ट या सबसाइड करते हैं। तो ये हो गई स्लो प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस में अर्थक्वेक्स एकदम से आता है ना? बहुत ऐसा नहीं है कि 100 साल लगते हैं एक अर्थक्वेक आने में। अर्थक्वेक एकदम से आता है, वोल्केनोज़ एकदम से आते हैं, तो ये थोड़ी कैटास्ट्रोफिक प्रोसेस होती है। ये डायस्ट्रोफिक प्रोसेस होती है। दीज़ आर स्लो, दीज़ आर वेरी फास्ट। अर्थक्वेक में स्टोर जो टेक्टोनिक एनर्जी है वो सडनली रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वज़ह से ग्राउंड शेक करता है। हमने पढ़ा, हमने पूरा लेक्चर किया अर्थक्वेक के बारे में। वोल्केनिज़्म क्या होता है, जिसमें मैग्मा जो है वेंट के थ्रू या फिशर के थ्रू कैसे भी है अर्थ के बाहर आ जाता है और लावा बन जाता है, उसको वोल्केनिज़्म बोलते हैं इस प्रोसेस को, है ना? इस पे भी हमने पूरा एक लेक्चर कंप्लीट किया है। ठीक है? फिर एक्सोजेनिक के फोर्सेस के ऊपर आएँगे तो वेदरिंग होता है। वेदरिंग मतलब रॉक का टूटना और वहीं पर ब्रेक डाउन होके नीचे गिर जाना, उसको वेदरिंग बोलते हैं। वहीं रॉक टूटने के साथ में अगर मूव भी करता है कहीं और जगह पे तो उसको इरोजन बोल देते हैं, है ना? मास वेस्टिंग में क्या होता है कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मटेरियल स्लोप से नीचे मूव करे, उसको मास वेस्टिंग कहते हैं। और वो ट्रांसपोर्ट होके कहीं पे जो सामान है वो सेटल हो जाए, उसको बोलते हैं डिपोज़िशन। ये एक्सोजेनिक फोर्सेज़ हो गई। ठीक है? ओवरऑल स्टोरी ये है कि एंडोजेनिक फोर्सेस माउंटेन या रिलीफ बनाता है, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है उसको तोड़ता है। ठीक है? ये हमने इस तरीके से देखा। एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में देखते हैं। ओरिजिन हमने देखा अर्थ के इंटीरियर से आता है, अर्थ के इंटीरियर से आता है ना? अर्थ के इंटीरियर में हीट और रेडियो एक्टिव डिके जैसे प्रोसेस होते हैं, उनसे एनर्जी जनरेट होती है और ये इंटरनल एनर्जी टेक्टोनिक प्रोसेस को ड्राइव करने में इम्पोर्टेंट है। ये फोर्स क्रस्ट को डिफ़ॉर्म करते हैं, इसलिए माउंटेन्स, फॉल्स, फोल्ड, वोल्केनिक फीचर्स वगैरह डेवलप होते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ के नीचे भी होते हैं। मेजर टाइप्स इसके मेजरली स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट होती है। स्लो मूवमेंट को डायस्ट्रोफिज़्म बोलते हैं और फास्ट मूवमेंट को कैटास्ट्रोफिज़्म बोलते हैं। है ना? फॉल्टिंग, फोल्डिंग, अपलिफ्ट, सबसिस्टेंस, अर्थक्वेक, वोल्केनिज़्म, ये सब इसके एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं। इससे रिलीफ क्रिएट होता है, क्या तो अपलिफ्ट होता है ना? बाद में इसी रिलीफ पर एक्सोजेनिक फ़ोर्स काम करती हैं और उसको ज़मीन को बिल्कुल एक लेवल पे लाने की पूरी कोशिश करती हैं। ठीक है? ये हमने देखा एंडोजेनिक फ़ोर्स।
डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है हमने वैसे तो समझा था, पर अगर कीवर्ड से याद करें तो इट्स अ स्लो क्रस्टल मूवमेंट। स्लो क्रस्टल मूवमेंट, इसमें ओरोजेनी यानी माउंटेन बिल्ड होते हैं, एपिरोजेनी यानी कि कॉन्टिनेंट बिल्ड होते हैं। दिस इज मेनली हॉरिजॉन्टल एंड टेंजेंशियल फोर्स एंड दिस इज मेनली अ वर्टिकल फोर्स। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। ओरोजेनिक प्रोसेस थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ओरोजेनिक प्रोसेस मतलब ओरोजेनिक का लिटरल मीन माउंटेन बिल्डिंग जो है वो होता है। मेनली हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल टेक्टोनिक जो स्ट्रेस है वो एसोसिएटेड रहते हैं इससे। लंबे रिलेटिवली नैरो टेक्टोनिक बेल्ट्स जो होते हैं उनमें इंटेंस डिफॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। कंप्रेशन क्या तो कंप्रेशन देखने को मिलता है। कंप्रेशन मतलब एक दूसरे पे दबाव लगा रही हैं प्लेट्स, है ना। टेंशन उनमें देखने को मिलती है, ये सब चीज़ें जिसकी वजह से फोल्ड्स या फिर फॉल्ट्स हमको देखने में क्या तो दूर जा रही हैं या पास आ रही हैं। दूर जा रही हैं तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन वो फॉल्ट माउंटेन्स बना देंगी, है ना। पास आ रही हैं तो यहाँ पे फोल्ड माउंटेन्स बना देंगी, है ना। फ्रैक्चर हो जाता है बीच में, जो एरिया बच जाता है, 2 प्लेट्स के बीच में क्रैक आ जाता है तो उसको फ्रैक्चर बोल देते हैं। तो ये डिफरेंट माउंटेन्स देखने को मिलते हैं हमको। अब हिमालयाज़ आर आल्सो एसोसिएटेड विद कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट एज़ वेल एज़ यूरेशियन प्लेट, है ना? तो क्रिस्टल शॉर्टनिंग की वज़ह से वहाँ पे हमको देखने को मिलता है, माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है? क्या होता था कि 65 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है यूरेशियन सबकॉन्टिनेंट में और कोलाइड कर जाता है, तो वहाँ पे अपने माउंटेन्स जो हैं हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? अब ओरोजिनी में कौन से टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व रहते हैं? एक तो कंप्रेशन, कंप्रेशन मतलब 2 साइड से रॉक को पुश किया जा रहा है, 2 साइड से रॉक को पुश किया जा रहा है, दिस इज़ नोन एज़ कंप्रेशन। इसकी वजह से फोल्डिंग होती है ना? इसकी वजह से फोल्डिंग हो जाती है, फोल्डिंग की वजह से माउंटेन बन जाते हैं। दूसरा है टेंशन, है ना? क्रस्ट को स्ट्रेच या पुल करना, क्रस्ट जो है वो स्ट्रेच या पुल हो रही है, तो यहाँ पे टेंशन लग रही है, टेंशन लग रही है, ठीक है? इसकी वजह से फ्रैक्चर्स डेवलप होते हैं, फ्रैक्चर जैसे क्रैक आ गया है इसमें, तो ये टेंशन की वजह से होता है। शेयरिंग क्या होता है? ऑपोज़िट पैरेलल डायरेक्शन, फोर्सेज़ साइड बाय साइड एक्ट करती हैं। फोर्सेज़ क्या साइड बाय साइड जो है एक्ट करती हैं, साइड बाय साइड एक दूसरे के एक्ट करती हुई दिखती हैं, ठीक है? ये हमको यहाँ पे दिखता है, ठीक है? ओके। हाँ, आगे बढ़ते हैं एपिरोजेनिक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। एपिरोजेनिक प्रोसेस क्या होती है? मतलब लार्ज कॉन्टिनेंट एरियाज़ का ब्रॉड अपलिफ्ट या सबसिस्टेंस, प्राइमरीली वर्टिकल होता है और एक ह्यूज रीजन रिलेटिवली यूनिफॉर्मली अपलिफ्ट या सबसाइड कर सकता है। लैंड इमर्ज हो सकती है या मरीन एरियाज़ या लो लैंड जो है वो डेवलप हो सकते हैं और ब्रॉड रीजनल मूवमेंट होता है। इंटेंशनल जो है माउंटेन फोल्डिंग, इसका डिफाइनिंग फीचर हमको देखने को मिलता है एपिरोजेनिक में, ठीक है? ये हमने देखा, ओके। ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक मतलब हम डिफरेंस हम दोनों में समझ चुके हैं। दिस इज़ माउंटेन बिल्डिंग, दिस इज़ कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, ये नैरो बेल्ट्स होती है, ब्रॉड रीजन में होता है, फॉल्टिंग और फोल्डिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट और सबसिस्टेंस देखने को मिलता है। हिमालयन इसका एग्जाम्पल और रीजनल कॉन्टिनेंटल अपलिफ्ट या सबसिस्टेंस इसका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है? ओके, अब सडन जो हमारी प्रोसेस आती है, सडन जो एंडोजेनिक प्रोसेस आती है, ये तो दोनों हमने पूरा लेक्चर किया इनके बारे में। अर्थक्वेक और वोल्केनिज़्म, अर्थक्वेक क्या होता है? जब अर्थ के अंदर जो है रॉक्स उनमें एक एनर्जी स्टोर रहती है ना? जब वो रॉक का बेयरिंग कैपेसिटी जो है उससे पार हो जाती है, तो वो रॉक एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड में शेकिंग होती है, ठीक है? ये हमने देखा। वोल्केनिज़्म में क्या होता है? मैग्मा जो है वो कन्वेक्शनल करंट की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर क्रैक्स डेवलप हुए तो उसके थ्रू अर्थ के ऊपर आ जाता है और वोल्केनिज्म हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। नाउ दीज़ आर कैटास्ट्रॉफिक प्रोसेस, बहुत जल्दी होती है। ठीक है, अब एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। अर्थ के ऊपर होती है, सोलर एनर्जी जो है वो इनडायरेक्टली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, विंड और इन सबको ड्राइव करती है और ग्रेविटी जो है वो मास वेस्टिंग को ड्राइव करती है। तो क्या देखा कि हमने सनलाइट सनलाइट और जो ग्रेविटी है वो मेन फैक्टर हमको यहाँ पे देखने को मिलती है एक्सोजेनिक फोर्सेस में। एजेंट्स क्या होते हैं इसके? रनिंग वाटर, आइस, वेव्स, ग्राउंड वाटर, ये सब होते हैं। रनिंग वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर रनि हाँ, मोस्टली जो ये वाली प्रोसेस है वो ग्रेजुअल होती है, धीरे-धीरे होती है, लेकिन कुछ प्रोसेस जैसे मान लो कि फ्लैश फ्लड्स हो गए, है ना? साइक्लोन्स हो गए, ये तो थोड़े रैपिड प्रोसेस होते हैं, बट बाकी सारे तो मोस्टली वेदरिंग, इरोजन, ये सब तो स्लो ही होते हैं, डिपोज़िशन स्लो ही होता है, ठीक है? तो ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सोजेनिक भी हमेशा स्लो नहीं होता, एंडोजेनिक भी हमेशा स्लो नहीं होता, एक्सोजेनिक भी हमेशा फ़ास्ट नहीं होता, एंडोजेनिक भी हमेशा फ़ास्ट नहीं होता, ठीक है? ओके। ठीक है। अब डिग्रेडेशन, तीनों में फ़र्क देखते हैं। डिग्रेडेशन, एग्रेडेशन और ग्रेडेशन, इनमें क्या फ़र्क होता है तीनों चीज़ों में? तो डिग्रेडेशन जो है वो रिलीफ लोअरिंग होता है, मतलब माउंटेन या हिल से मटेरियल रिमूव होता रहे और एलिवेशन रिड्यूस होती रहे, इसको बोलेंगे डिग्रेडेशन। एग्रेडेशन का क्या मतलब होता है ना?
सेडिमेंट्स जो हैं वो लो लाइंग बेसिन में डिपॉज़िट होता है ना? और सरफेस लेवल को राइज़ करता है, दैट इज़ एग्रेडेशन, मतलब एग्ज़ैक्टली इसको उल्टा डिग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है? इरोज़न हाई एरियाज़ को लोअर करता है और डिपोज़िशन लो एरियाज़ को फ़िल करता है, हायर करता है। इन दोनों को मिला के हम जो है ग्रेडेशन बोल देते हैं, इन दोनों को मिला के ग्रेडेशन। मतलब जो लो एरिया उसको हाई करना, हाई एरिया को लो करना इज़ ग्रेडेशन। डेन्यूडेशन क्या होता है? जनरल टर्म यूज़ होती है फॉर वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोज़न एक्सेट्रा, और लैंडस्केप को स्ट्रिप या मॉडिफाई करती है, उसको बोलते हैं डेन्यूडेशन। ये ओवरऑल टर्म हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये ओवरऑल टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। उसे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, आई बिलीव, ठीक है? चलो, माउंटेन जैसे मान लो 1000 मीटर का है, इरोज़न हुआ तो 900 मीटर हो गया, इसको बोलेंगे डिग्रेडेशन। वैली मान लो कि पहले जो है वो 1 मीटर की थी, है ना? अब सेडिमेंट डिपोज़िशन की वज़ह से 2 मीटर की हो गई है, तो इसको बोलेंगे एग्रीडेशन। और हाईलैंड्स को लोअर करना और लोलैंड्स को फिल करना इज़ ग्रेडेशन। ठीक है? ये हम समझ गए। और ओवरऑल वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोज़न, ऐसी प्रोसेस को कलेक्टिवली हम डेनुडेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है? डेनुडेशन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे फैक्टर्स जो कि एक्सोजेनिक फोर्सेस को कंट्रोल करते हैं। क्या बोला? ऐसे फैक्टर्स जो कि एक्सोजेनिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है? सबसे पहला तो रॉक टाइप, आपका पत्थर किस तरीके का है? लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, शेल है। और क्योंकि जो डिफरेंट जो है इरोज़न है वो डिफरेंट तरीके से होता है अलग-अलग रॉक टाइप पे, है ना? जैसे ग्रेनाइट ईज़िली जो है वो इरोड नहीं होगा, लेकिन जो सैंडस्टोन है वो ईज़िली इरोड हो जाएगा, है ना? तो रॉक टाइप जो है वो बहुत मैटर करता है। रॉक का स्ट्रक्चर बहुत मैटर करता है। जॉइंट्स हैं कि नहीं है, क्रैक्स है कि नहीं है? अगर क्रैक है तो वाटर उसमें जो है वो घुस जाएगा और फिर इट विल फैसिलिटेट द वेदरिंग, है ना? क्लाइमेट किस तरीके का है, गर्म है, ठंडा है, या गर्म-ठंडा हो रहा है, बार-बार कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट जो है वो भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये जो क्लाइमेट है ये केमिकल और फिज़िकल वेदरिंग वेदरिंग दोनों को बैलेंस ही अफ़ेक्ट करता है, ठीक है? प्रेसिपिटेशन, बारिश, मॉइस्चर किस तरीके का है? वाटर जो है वो केमिकल वेदरिंग और इरोज़न दोनों में मेजर पार्ट प्ले करता है, तो प्रेसिपिटेशन इज़ अ मेजर ड्राइवर एज़ वेल। इंसुलेशन व्हिच इज़ हीटिंग, है ना? हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थर्मल एक्सपेंशन, जैसे मान लो कि एक पत्थर है वो अम, गरम हुआ तो एक्सपैंड हुआ, ठंडा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठंडा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अभी बार-बार एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसमें क्रैक्स डेवलप हो जाएँगे, और एक बार क्रैक्स डेवलप हो गए तो वो और बड़े क्रैक्स बनेंगे, है ना? और फिर एक एक टाइम के बाद में वो पूरा वेदर्ड हो जाएगा रॉक, ठीक है? विंड एब्रेशन करती है, सैंड पार्टिकल जो है वो रॉक को सैंड ब्लास्ट करते हैं, मतलब वो तोड़ते हैं थोड़ा-थोड़ा, जैसे विंड पार्टिकल इधर आए, वो अपने साथ में सैंड पार्टिकल्स लेके आए, वो तोड़ेंगे, फिर कुछ गिरेगा, फिर इसमें टकराएँगे, फिर कुछ गिरेगा, फिर कुछ, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रॉक को जो है वो डिग्रेड करती है। टोपोग्राफी से बहुत फ़र्क पड़ता है, किस तरीके की स्लोप हमको वहाँ पे देखने को मिल रही है, स्लोप किस तरीके की देखने को मिल रही है ना? अगर स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप है तो वहाँ पे जैसे मास वेस्टिंग हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह हो गया, कितनी जल्दी फ़ास्ट हो जाएगी जितनी स्लोप है ना? वेजिटेशन का फ़र्क पड़ता है, अगर पेड़ वगैरह बहुत लगाए हैं तो इरोज़न कम होता है। हम स्कूल में पहले पढ़ते थे कि हमको ट्रीज़ ज़्यादा लगाने चाहिए, अगर ट्रीज़ हम उखाड़ देते हैं, है ना? ट्रीज़ काट लेते हैं तो इरोज़न जो है वो और बढ़ जाता है, मिट्टी का कटाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, पत्थर का कटाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पेड़ लगाना है, वेजिटेशन किस तरीके का, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो वेजिटेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ रूट स्टेबलाइज़ स्लोप्स बट ऑल्सो प्रमोट, हाँ, वेदरिंग भी प्रमोट करती है, किस तरीके से करती है, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है? वेदरिंग भी इंक्रीज़ कर सकती है और इरोज़न भी रिड्यूस कर सकती है। ये कैसा होता है ना? रूट्स जो है वो इरोज़न कैसे इंक्रीज़ कर सकती है? हाउ कैन द रूट्स इंक्रीज़ इरोज़न? अब वेदरिंग तो कैसे रोकती है, ये इरोज़न रोकती कैसे है? ये तो ऐसे रोकती है जैसे वो रूट्स है, उससे मिट्टी को बाँध के रखती है ना? मिट्टी को बाँध के रखती है, और जब मिट्टी वो क्या नाम है, बारिश-वारिश आती है, पानी आता है ना? उसकी वजह से वो जब, क्योंकि बाँधे रखी हुई है तो अब वो मिट्टी है वो उड़ के नहीं जा पा रही है या बह के नहीं जा पा रही है, ठीक है? लेकिन इंक्रीज़ कैसे करती है? इंक्रीज़ ऐसे करती है कि जो प्लांट की रूट्स होती हैं, वो रॉक्स के बीच में घुस जाती हैं और रॉक्स को तोड़ती हैं। है ना? अपने आप को ग्रो करेंगी, करती रहेंगी, उसमें मिनरल्स डिज़ॉल्व करेंगी, है ना? और ऑर्गेनिक एसिड्स बनाएँगी, जिसकी वज़ह से जो रॉक है वो टूट जाएगा। तो ये वेदरिंग भी करती हैं और वेदरिंग को रोकती भी हैं, ठीक है? उसके बाद में ग्रेविटी अगर डाउन स्लोप ज़्यादा है तो वो नीचे आएगा, जैसे लैंडस्लाइड और ये मास वेस्टिंग वगैरह देखने को मिलता है। ड्यूरेशन टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा लंबा एक्सपोज़र हुआ आपका इन क्युमुलेटिव स्ट्रेस के अंदर, जो आपका जल्दी जो है आप उनको वेदरिंग या इरोज़न देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये सब हमने देखा। हाँ।
अब क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं फॉर डायनामिक अब ये तो हमने एक्सोजेनिक जो फोर्सेस हैं उनके बारे में देख लिया। रॉक टाइप, रॉक स्ट्रक्चर, है ना? उसके बाद में टाइम, ड्यूरेशन, वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन, इंसोलेशन, विंड, है ना? ये सब टोपोग्राफी ये सब देखा। अगर मेंस में क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द एक्सोजेनिक फोर्सेस, तो आप ये सीधा जो है कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं। सीधा कॉपी पेस्ट करके आ सकते हैं। वी हैव गुड इनफ पॉइंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वी हैव 10 पॉइंट्स मोर देन इनफ। ठीक है? अब हम देखते हैं कि अर्थ की जो इंटीरियर वाली फ़ोर्स है ना? अर्थ की जो इंटीरियर वाली फ़ोर्स है, वो कैसे ड्राइव होती है, तो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा सॉरी, ये एक्सोजेनिक ही फ़ोर्सेज़ है, ये डायनामिक चेंजेस क्या-क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सन से आने वाली एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर, विंड, इवेपोरेशन और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ड्राइव होती है। ठीक है? तो सन से आने वाली एनर्जी जो है मेजर ड्राइवर। जियोथर्मल एनर्जी होती है अर्थ के वो क्या नाम है जियोथर्मल एनर्जी अर्थ के इंटीरियर वाला जो है वो ड्राइव करती है। ग्रेविटेशनल जो फ़ोर्स है वो भी ड्राइव डाउन स्लोप्स, अप स्लोप्स वाला देख लिया था हमने। प्लेट मूवमेंट्स, तो ये मेजरली ना दोनों का ही कंबाइंड है। कि दोनों अर्थ की सरफेस में क्या-क्या डायनामिक चेंजेस होते हैं जो कि अफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक जैसा दोनों का कुछ नहीं है, ओवरऑल ही है कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट होती है ना? उसके अलावा ग्रेविटेशनल फ़ोर्स होता है, जियोथर्मल एनर्जी होती है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, अर्थ का रोटेशन और अर्थ का रिवॉल्यूशन भी होता है। ठीक है? तो ये ओवरऑल है, किसी एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक पर्टिकुलरली एक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं वेदरिंग के बारे में, वेदरिंग क्या चीज़ होती है? इसके लिए कीवर्ड है इन सीटू ब्रेकडाउन। वेदरिंग का एसेंशियल वर्ड है इन सीटू, मतलब वहीं जगह पर, उसी जगह पे, किसी और जगह पे नहीं, उसी जगह पे। रॉक्स टूट जाती हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं होती, उसी जगह पे रह जाती हैं। है ना? रॉक अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहती है, इसको बोलते हैं वेदरिंग। ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरीके की हो सकती है। वाटर, टेम्परेचर, एयर, ऑर्गेनिज्म कोई भी कर सकता है। ठीक है? सॉइल फॉर्मेशन और इरोजन के लिए लूज़ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है वेदरिंग का प्रोसेस। मान लो एक ग्रेनाइट रॉक है, वो माउंटेन स्लोप पर है और टेम्परेचर चेंज से क्रैक डेवलप हो गए और रॉक के पीसेस जो हैं वहीं स्लोप्स पर टूटकर वहीं पड़े रहते हैं। इसको वेदरिंग बोलते हैं। और अगर रिवर उस पीस को उठाकर डाउनस्ट्रीम ले जाए, तो उसको इरोजन बोलते हैं। मतलब इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व होता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व नहीं है और वहीं के वहीं रह रहा है तो वेदरिंग है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो इरोजन हो गया। ठीक है? ये फ़र्क है। तो जो इरोजन है वो एक्स-सी2 होता है, वेदरिंग जो है वो इन-सिटू है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है? तो वेदरिंग एक गोल्डन यूपीएससी स्टेटमेंट ये भी है कि वेदरिंग मे फैसिलिटेट इरोजन, बट वेदरिंग इज़ नॉट नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर इरोजन। अगर ऑलरेडी जो लूज़ सेडिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो रिवर डायरेक्टली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकती है, तो हेल्प ज़रूर करेगा इरोजन में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेदरिंग होनी ही चाहिए इरोजन के लिए, इरोजन खुद काट के ले जाएगा। ठीक है? उसके बाद में केमिकल वेदरिंग थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज़ केमिकल वेदरिंग? ठीक है? व्हाट इज़ केमिकल वेदरिंग? ठीक है? ये है मिनरल अल्टरेशन, इसके लिए कीवर्ड आपका है मिनरल अल्टरेशन। केमिकल वेदरिंग में रॉक सिर्फ़ टूटता नहीं है, उसका मिनरल जो है वो भी केमिकली अल्टर हो जाता है। ये सॉल्यूशन बना के हो सकता है, मतलब मिनरल डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। कार्बोनेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से कार्बनिक एसिड बनाता है, जो कि कार्बोनेट मिनरल्स डिसॉल्व करता है, तो वो फिर ब्रेक डाउन हो सकता है। पानी एब्ज़ॉर्ब करता है तो फिर एक्सपैंड होता है, हाइड्रेशन हो सकता है, पानी एब्ज़ॉर्ब करेगा तो हाइड्रेशन होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन से के साथ में रिएक्शन करके मिनरल जो है वो अल्टर हो सकता है। और ऑक्सीजन पुअर एनवायरनमेंट में केमिकल रिडक्शन होता है, हमको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ऑक्सीडेशन, केमिकल रिडक्शन ये भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो इन सब तरीके से हमको जो है ये केमिकल वेदरिंग देखने को मिलती है। कार्बोनेशन में जो है कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड जो है वो डिटेरियोरेट करेगा, है ना? हाइड्रेशन में देखने को मिलता है हमको कि पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी हमने देखा। नेक्स्ट आता है फिज़िकल वेदरिंग, हमको भी यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है, ठीक है? नेक्स्ट आता है केमिकल ओके, वी जस्ट मूव या एग्ज़ाम्पल देख ही लेते हैं, वैसे तो थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल वगैरह देख ही लेते हैं, चलो। हाँ, काम आएगा। ठीक है? फर्स्ट इज़ अ सॉल्यूशन, ठीक है? कुछ मिनरल्स वाटर में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन, एग्ज़ाम्पल के लिए बस हम समझ रहे हैं, जैसे कि लाइमस्टोन हो गया, है ना? लाइमस्टोन हो गया।
लाइमस्टोन जो है वो एसिडिक वाटर के साथ में अगर डिज़ोल्व हो गया तो डिसोल्यूशन करता है। ग्राउंड वाटर लाइमस्टोन के क्रैक्स में एंटर कर जाता है और मिनरल डिसॉल्व करता है और क्रैक्स ग्रेजुअली एनलार्ज हो जाते हैं, केव वगैरह में देखने को मिलता है। कार्बोनेशन में अगर मैं हम देखें तो ये CO2 वेदरिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड वेदरिंग इसको बोल सकते हैं। ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है और लाइमस्टोन के जो कैल्शियम कार्बोनेट है उनसे रिएक्शन करके डिसोल्यूशन करती है। ये हमने देखा, ठीक है? उसके बाद में हाइड्रेशन में क्या होता है, ये वाटर एब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है। क्या है? वाटर एब्ज़ॉर्प्शन का प्रोसेस है। मिनरल वाटर को अपने स्ट्रक्चर में इनकॉर्पोरेट करता है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है, तो रॉक जो है वो कमज़ोर होता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ये कैल्शियम सल्फ़ेट जब वाटर के साथ में मिलता है तो जिप्सम बनाता है, ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल ये है। कैल्शियम सल्फ़ेट जब वाटर के साथ में मिलता है तो जिप्सम बनाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हमको देखने को मिलता है या फिर ऑक्सीजन वो पुअर कंडीशंस में हमको देखने को मिलता है। ठीक है? ये हमने देखा। जैसे आयरन है, आयरन के साथ में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और मॉइस्चर मिले तो रस्टिंग नहीं हो जाती है, लोहे में जंग नहीं लग जाता, तो वो इसी प्रोसेस की वजह से होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की वजह से, है ना? अब हम नेक्स्ट समझते हैं फिज़िकल और जो है मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है। इसमें रॉक का ब्रेकअप होता है विदाउट चेंजिंग द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द रॉक। लार्ज रॉक जो है वो छोटे-छोटे रॉक्स में जो है टूट जाता है। ये गर्मी की वजह से भी हो सकता है, प्रेशर रिलीज़ की वजह से भी हो सकता है। फ्रॉस्ट एक्शन, सॉल्ट क्रिस्टलाइज़ेशन और केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस एक-एक करके आराम से समझेंगे। ठीक है? सबसे पहले तो प्रेशर रिलीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ लिखा हुआ है। प्रेशर रिलीज़ क्या होता है? मान लो कि एक पत्थर रखा हुआ है, उसपे एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है आपने। ठीक है? इमेजिन करो एक डीप अंडरग्राउंड रॉक जो है, जो वो ह्यूज प्रेशर के नीचे है। मान लो कोई दूसरा पत्थर है या किसी भी तरीके का प्रेशर लग रहा है। अब ये जो ओवरलेइंग जो रॉक है, इसको रिमूव कर दो, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है? तो प्रेशर रिलीज़ हो गया। तो प्रेशर रिलीज़ हो गया तो यहाँ पे जो है फ्रैक्चर्स हमको देखने को मिलेंगे पुराने वाले रॉक में, है ना? और या फिर इसकी जो आउटर शीट है वो पील हो जाएगी। तो प्रेशर रील की इसको इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सफोलिएशन। तो ये हमको देखने को मिलता है व्हेन द प्रेशर इज़ रिलीज़्ड। है ना? व्हेन द प्रेशर इज़ रिलीज़्ड। टेम्परेचर चेंज और एक्सपेंशन की वज़ह से भी होता है। जैसे आप पत्थर है, दिन में जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये एक्सपैंड हुआ। रात में टेम्परेचर कम है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये प्रोसेस बार-बार एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन होती है। स्ट्रेस की वज़ह से फिर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और क्रैक्स एक बार डेवलप हुए तो बस फिर अब तो ईज़ी हो गया, है ना? ठीक है। फ्रीज़िंग, थॉइंग इससे क्या होता है? अभी वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब वो ठंडा होता है तो वो फैलता है, एक्सपैंड होता है। वाटर ठंडा होता है तो एक्सपैंड होता है ना? तो क्या होता है जैसे क्रैक हैं, उनमें पानी भर गया, तो रात को ठंडी हुई, तो वो जो पानी है वो एक्सपैंड करेगा। दिन में गर्म हुई तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फिर रात में ठंडी हुई तो एक्सपैंड करेगा। तो ऐसे करके जो क्रैक्स है उसको और एनलार्ज कर देता है। अभी ये क्रैक जो है वो इतना बड़ा क्रैक बन गया और ऐसे करते-करते जो रॉक है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सॉल्ट वेदरिंग किस तरीके से होती है? सॉल्ट वेदरिंग किस तरीके से होती है, ये समझते हैं। अब सॉल्टी वाटर जो है वो रॉक्स के पोर में एंटर करता है तो इवैपोरेट जब होगा, जब जो पानी है वो इवैपोरेट होगा तो सॉल्ट के जो क्रिस्टल हैं वो ग्रो होंगे और ज़्यादा और क्रिस्टल प्रेशर जो है वो पूरे वॉल पे लगेगा तो रॉक की ग्रेन्स जो है वो लूज़न होंगी और डिसइंटीग्रेट करेंगी, ये हमने देखा। ठीक है? ये सेमी एरिड या एरिड रीजन में डेज़र्ट लाइक रीजन में जो है काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। शीट पीलिंग एक्सफोलिएशन हमने देख लिया था कि जो बाहर वाली लेयर है वो उतर जाती है। इसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं। ठीक है? ये अनलोडिंग की वज़ह से भी हो सकता है और ये थर्मल एक्सपेंशन की वज़ह से भी हो सकता है। ठीक है? नेक्स्ट हम आएँगे बायोलॉजिकल वेदरिंग, ये क्या चीज़ होती है? ऑर्गेनिज़्म के एक्शन से होती है ना? लाइफ ड्रिवन या ऑर्गेनिज़्म एक्शन ड्रिवन होती है। ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं जैसे टर्माइट्स, रोडेंट्स, अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं, ये सॉइल या रॉक को डिस्टर्ब करके जो है फ्रेश सरफेस को एक्सपोज़ कर देते हैं। है ना? जैसे जो रोडेंट्स वगैरह चूहे वगैरह होते हैं मिट्टी काटते हैं, पत्थर काटते हैं, तो ये सब चीज़ें करते हैं टर्माइट्स वगैरह। और दूसरा तरीका ये है कि जो डेड वेजिटेशन या एनिमल डिकम्पोज़ होता है तो उससे ऑर्गेनिक एसिड रिलीज़ होता है तो वो भी जो है डिसइंटीग्रेट करता है। रूट्स के प्रेशर से भी हमने देखा था, है ना? और लाइकेन्स और माइक्रोब्स वगैरह हैं वो एसिड और अब कुछ मिनरल अल्टरेशन जो है वो प्रमोट करते हैं, तो ये सब हमको देखने को मिलता है। ठीक है? ये हमने देखा।
मास मूवमेंट क्या होता है इसको समझेंगे। ये ग्रेविटी ड्रिवन होता है। मास मूवमेंट को समझने के लिए एक सिंपल क्वेश्चन है कि स्लोप पर मटेरियल को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रही है। तो वाटर, अर्थक्वेक, स्लोप कटिंग वगैरह ये सब जो मूवमेंट होते हैं इनको ट्रिगर या एक्सेलरेट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? वीक मटेरियल होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको और ज़्यादा वो करेंगे। जैसे मटेरियल वीक हो गया तो आसानी से नीचे गिर जाएगा। स्लोप जो है वो ज़्यादा स्टीप हुई तो भी चला जाएगा। रेनफॉल, बारिश वगैरह की वजह से वेजिटेशन कम है तो होल्ड नहीं कर पाएगा। अंडर कटिंग हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है तो शेक हो जाएगा, या फिर ह्यूमन एक्टिविटी जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कटिंग वगैरह जो है वो भी स्टेबलाइज करती हैं स्लोप को। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि मास मूवमेंट में जो है हमको देखने को मिलते हैं। मास मूवमेंट को अगर डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं, मास मूवमेंट इज द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस, सॉइल और रेगोलिथ अंडर ग्रेविटी। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? द डिफरेंट फैक्टर्स आर द वीक मटेरियल, द स्लोप, है ना, द वेजिटेशन, उसके अलावा हमको रेनफॉल देखने को मिलती है। वी हैव सम ह्यूमन एक्टिविटीज एज वेल, अंडर कटिंग, अर्थक्वेक, ये कुछ देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द रीजंस फॉर मास वेस्टिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मास वेस्टिंग, तो ये सीधे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है, एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एंड दीज पॉइंट्स यू कैन राइट, वी हैव गुड इनफ पॉइंट्स, सब पे दो दो तीन तीन जो है वर्ड्स में उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, एंड देन यू कैन कंक्लूड योर आंसर। ठीक है? अब मास मूवमेंट किस किस टाइप का होता है? ये स्लो भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है। जैसे क्रीप और सॉलिफिकेशन जो होता है वो स्लो होता है, वेरी स्लो, बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे चलता है। क्रीप में क्या होता है? क्रीप इतना स्लो होता है कि आंखों से मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली आप ऑब्जर्व करना मुश्किल है आपके लिए। सॉइल पार्टिकल जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे मंथ्स ईयर्स में नोटिसेबल डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है ना। इंडिकेटर क्या है? आपको ट्रीज के जो ट्रंक है वो कर्व्ड देखने को मिलेंगे, टिल्टेड पोल्स देखने को मिलेंगे, मिसअलाइंड जो है फेंसेस देखने को मिलेंगी, सॉइल रिपल्स देखने को मिलेंगे, है ना। तो वैसे आप जो है एकदम से उसको नोटिस नहीं कर सकते। सॉलिफिकेशन का क्या मतलब होता है? जो इधर मैंने लिखा हुआ है, सॉलिफिकेशन का क्या मतलब होता है ना? तो इसमें क्या होता है कि कोल्ड क्लाइमेट में ग्राउंड का जो डीप पोर्शन है वो फ्रोजन हो सकता है। तो सरफेस लेयर जो है वो थॉ की वजह से नीचे जो फ्रोजन लेयर है वो ड्रेनेज ब्लॉक करती है, और सरफेस सॉइल जो है वो वाटर सैचुरेटेड हो जाती है। ठीक है? जब ग्रेविटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे देखने को मिलता है तो जो डाउन स्लोप है वो फ्लो करने लग जाती है, और इसको हम बोलते हैं सॉलिफिकेशन। अर्थ फ्लो देखने को मिलता है हमको, मड फ्लो देखने को मिलता है। अब अर्थ फ्लो, मड फ्लो ये तो जल बहुत तेज़ हो जाते हैं ना, एवलांचेस, लैंडस्लाइड से तो एकदम से आती हैं, रैपिड होती हैं बहुत ज़्यादा, है ना? तो ये हमने देखा, ठीक है? एवलांचेस में क्या होता है? एवलांचेस में वो जो है आपका स्नो वगैरह जो है, माउंटेन्स पे जो स्नो वगैरह लगे हुए एकदम से आपको वेरी बहुत तेज़ तरीके से जो है नीचे आती है, उसको हम एवलांच बोल देते हैं। लैंडस्लाइड भी वही होती है, फास्ट ही होती है ना? डेब्रिस जो भी है वो स्लोप के थ्रू नीचे जल्दी से आ जाते हैं। ठीक है? ये हमने देखा। ओके, ओके, ठीक है। Solification, a slow downslope movement of water saturated soil, fine grained debris, especially in cold and periglacial environment, is known as solification. ठीक है? रैपिड में हमने अर्थ फ्लो, मड फ्लो या डेब्रिस एवलांच वी हैव डन दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा-सा बात करेंगे लैंडस्लाइड हिमालयाज़ में और नीलगिरीज़ में कैसे क्या सिस्टम है। तो हिमालयाज़ जो हैं वो यंग फ़ोल्ड माउंटेन सिस्टम है। स्टीप स्लोप है और टेक्टोनिक एक्टिविटी एक्टिव है यहाँ पे। फ्रैक्चर्ड या डिफ़ॉर्म्ड रॉक्स भी देखने को मिलते हैं। अनकंसोलिडेटेड, सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉज़िट्स भी देखने को मिलते हैं, और रेनफॉल जो है काफ़ी रीजन में ज़्यादा होती है। कंबाइन होके जो लैंडस्लाइड की ससेप्टिबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ाते हैं, मतलब दे आर मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। ठीक है? स्टीप स्लोप है, सारे सारे फ़ेवरेबल कंडीशंस थे। स्टीप स्लोप, यंग माउंटेन्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी, है ना? फ्रैक्चर्स, अनकंसोलिडेटेड और सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉज़िट्स उसके साथ में, इंटेंस रेनफॉल इन मेनी एरियाज़, इस वजह से दे आर मोर वल्नरेबल। व्हेरेज़ अगर नीलगिरीज़ की बात करें तो नीलगिरीज़ वैसे तो रिलेटिवली स्टेबल हार्ड रॉक टेरेन है, लेकिन वहाँ पे भी स्टीप स्लोप देखने को मिलती है, हेवी रेनफॉल देखने को मिलती है, वेदरिंग, इंटेंस सरफेस रन ऑफ और स्लोप मॉडिफिकेशन भी हमको बहुत एक्टिवली देखने को मिलता है। इस वजह से लैंडस्लाइड का रिस्क क्रिएट कर सकते हैं, या होता भी है। ठीक है? ज़रूरी नहीं है रॉक हार्ड है तो आपका लैंडस्लाइड नहीं होगा। नीलगिरीज़ के रॉक्स जो हैं वो हिमालय से ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी लैंडस्लाइड होती है। तो स्लोप स्टेबिलिटी सिर्फ़ रॉक हार्डनेस से डिसाइड नहीं होती।
वेस्टर्न घाट्स में देखो, वेस्टर्न घाट्स में हेवी मॉनसून जो है रेनफॉल देखने को मिलती है, इंटेंस केमिकल वेदरिंग होती है और डीप रेगोलिथ फॉर्मेशन होते हैं। उसकी वजह से जो क्ले रिच मटेरियल है वो सैचुरेटेड हो जाता है और पूरे वाटर प्रेशर्स की वजह से वो जो है अपन को लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती है, स्लो फेलियर हो जाता है। ठीक है? ये हमने देखा। ठीक है, चलो। इरोजन की बात हमने देखी थी, इरोजन में रिमूवल और ट्रांसपोर्टेशन दोनों इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी ड्राइवर्स होते हैं जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ये सब जो हैं वो इरोजन कर सकते हैं। ठीक है? वेदरिंग, मास वेस्टिंग और इरोजन में क्या फ़र्क है? ये तो बहुत ही आई बिलीव सामने-सामने ही रखा हुआ है। वेदरिंग में सिर्फ ब्रेकडाउन होता है, इरोजन में रिमूवल और ब्रेकडाउन होता है। मास वेस्टिंग में तो वो नीचे आ जाता है ना स्लोप के। मूवमेंट इसमें नहीं होती, इसमें होती है, इसमें होती है, इसमें डाउन स्लोप मूवमेंट होती है। एजेंट्स में वेदर और क्लाइमेट है, इसमें ग्रेविटी एजेंट है, इसमें विंड, वाटर, आइस, वेव्स ये सब है। ठीक है? लोकेशन इन सिटू होती है, ये एक्स सिटू होती है, ये स्लोप के थ्रू होती है। नेचर इसका डिग्रेडेशनल है, इसका भी डिग्रेडेशनल है, इसका भी डिग्रेडेशनल है। ठीक है? तीनों डिग्रेडेशनल हमको देखने को मिलता है। अब डिपोज़िशन मतलब एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाना, सेडिमेंट एक्यूमुलेशन, है ना? एक जगह पे बार-बार, बार-बार, बार-बार इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे हो जाना, इकट्ठे हो जाना, उसको बोल देते हैं ये डिपोज़िशन बोल देते हैं, है ना? ठीक है? ओके। हाँ, तो आई बिलीव ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वेदरिंग वेदरिंग को जो है अफ़ेक्ट करते हैं। ये हम समझेंगे कि क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग को अफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? सबसे पहला फैक्टर है हमारा मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक है? मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन की वजह से हमारा जो वेदरिंग है वो इफ़ेक्ट होता है, मॉइस्चर और प्रेसिपिटेशन की वजह से। ठीक है? उसके बाद में ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट करती है। ह्यूमिडिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है? ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर कंटेंट कितना है, मॉइस्चर अवेलेबल है कि नहीं। मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है ना? केमिकल एक्टिविटी होगी वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है, तो जो है एनीवे आपका वेदरिंग इंक्रीज़ हो जाता है। तो वेदर ह्यूमिडिटी की वजह से तो है केमिकल वेदरिंग भी इंक्रीज़ होती है और उसके साथ-साथ में फिज़िकल और ये वाली हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग भी इंक्रीज़ होती है। विंड इज़ ऑल्सो अ फैक्टर, विंड, है ना? सैंड ब्लास्टिंग जो हमने देखा था कि सैंड के छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं वो टकराते हैं और वो तोड़ देते हैं रॉक को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रॉक का टाइप ये हम देख चुके हैं, तो ये सीधा आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं या एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है जैसे ग्रेनाइट और लाइमस्टोन मैंने समझाया भी था। रॉक का स्ट्रक्चर क्या होता है? वही 10 पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है। आई बिलीव वी कैन मूव ऑन टू या अब ये समझते हैं कि डेनुडेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्यों हम पढ़ते हैं और क्या हमारे लिए ज़रूरी भी है? तो लैंडस्केप को इवॉल्व करती है। कंटिन्यूअस इरोजन और वेदरिंग से माउंटेन लोअर होते हैं, वैलीज़ डीपन होती हैं और प्लेन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। है ना? अभी ये जो हमारा गंगा, यमुना वाला जो ये एलुवियल प्लेन्स है, ये डिपोज़िशन की वज़ह से ही हुआ है ना? तो है ना? डिपोज़िशन की वज़ह से ही हुआ है। तो ये प्रोसेस जो होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस ये हेल्पफुल भी होती हैं। ठीक है? और मोस्टली हेल्पफुल होती हैं कुछ-कुछ केसेज़ में जैसे अर्थक्वेक हो गया, है ना? जो कि एंडोजेनिक है ऑफ़ कोर्स पर लैंडस्लाइड हो गया, जैसे एवालांचेस हो गए, ये थोड़े नुकसान करते हैं। ठीक है? सॉइल बनती है, इससे सॉइल फ़ॉर्मेशन होता है। फर्स्ट तो लैंडस्केप इवॉल्व होता है, सॉइल फ़ॉर्म होती है ना? वेदर्ड रॉक मटेरियल जो है वो सॉइल का मिनरल बेस प्रोवाइड करती है। सेडिमेंट सप्लाई होता है हमको देखने को मिलता है। रिवर्स को सेडिमेंट मिलता है जो फ्लड प्लेन्स, डेल्टास, कोस्ट जो है बनाता है। ठीक है? न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग हमको देखने को मिलती है। उसके साथ हमको रिसोर्स एक्सपोज़र देखने को मिलता है। नए रिसोर्सेज़ जो हैं वो ऊपर आते हैं, है ना? उसके अलावा रिवर डायनामिक्स चेंज होते हैं, कोस्टल डायनामिक्स चेंज होते हैं, क्लाइमेट रेगुलेशन देखने को मिलता है और ह्यूमन रेलेवेंस ये है कि हमारे एग्रीकल्चर, सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और हैज़ार्ड इन सब चीज़ों का ह्यूमन रेलेवेंस देखने को मिलता है हमको, ठीक है? देखने को मिलता है, ठीक है? ओके। आई बिलीव वी हैव कंप्लीटेड दिस नेक्स्ट वाले में एंडोजेनिक फोर्सेस तो हम वैसे कर ही चुके हैं पर फिर भी हम थोड़ा-सा देखेंगे। एंडोजेनिक में हम अर्थक्वेक, वोल्केनिज़्म, प्लेट टेक्टोनिक्स आई बिलीव एंडोजेनिक फोर्सेस तो हम कर ही चुके हैं, तो एक्सोजेनिक ही करना रहा था हमें। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये आपके मेंस में हाउ डू जियोमॉर्फिक प्रोसेस शेप द अर्थ सरफेस तो ये देखो आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके। वाई आर जियोमॉर्फिक प्रोसेस कॉल्ड डायनेमिक फोर्सेस तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है? ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। वाई डू क्लाइमेट डिटरमाइन द टाइप ऑफ वेदरिंग तो ये आप कर सकते हैं इसमें, है ना? तो वी हैव मेनी क्वेश्चंस जो कि आप मेंस में यूज़ कर सकते हैं। ये मेंस के आंसर का कुछ फ्रेमवर्क है जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ओके। ठीक है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट दिस इज़ अ मास्टर टेबल और ट्रैप्स वगैरह हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे पहला ट्रैप है कि वेदरिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन, नो इट डज़ नॉट। वेदरिंग इज़ इन सिटू, येस इट इज़। इरोजन नेसेसरीली रिक्वायर्स प्रायर वेदरिंग, नो।
Carbonation is important in limestone weathering. Yes, it is. Frost wedging is chemical. No, it is not chemical. It is physical. Salt crystallization caused mechanical weathering. Yes, it does. Solidification is associated with cold. Yes. Creep is rapid. No, creep is not rapid. Slow होती है वो. ठीक है. Rockfall involve free fall. Yes. Mud flow involve water saturated material. Yes. Orogeny is primarily associated with mountain building. Yes, it is. Epirogeny involves broad. Yes, vertical movement. Exogenic forces are always slow तो नहीं होती, हमने डिस्कस किया था. Deposition generally begins with coarser particles when transporting energy decreases. Yes, and gravity is important in mass wasting. Yes, ठीक है. तो ये जो है आप कर सकते हैं. ये में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं, कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं. लेट्स जस्ट सॉल्व देम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेदरिंग. Weathering involves breakdown of rock in situ. Yes, it is correct. Transportation of material is an essential component of weathering. No, it is not. Third is carbonation is particularly important in limestone landscape. Yes, it is correct. So 1 and 3 is correct answer. अच्छा ऑप्शन नहीं लेके. Okay. ठीक है. Which of the following is correctly matched? Creep rapid movement नहीं, rapid movement नहीं होता. Slumps backward rotation सही है, ये सही है. Slumps में backward rotation होता है. Rockfall movement along bedding नहीं. Solidification desert नहीं, तो ठंडी जगह पे होता है. तो B is the right answer. Carbonation primarily involves adding of oxygen. No. Reaction of carbonic acid. Yes. B is the correct answer. B. ठीक है. Which of the following are exogenic geomorphic process? Exogenic कौन सी जो बाहर लगती है? Weathering yes. Mass wasting yes. Erosion yes. Deposition yes. Volcanism तो endogenic होता है, तो ये हमारा सही हो गया. Frost wedging is most effective जहाँ पे टेम्परेचर परमानेंटली हाई रहता है. नहीं. Repeated freezing and thawing yes. Repeated freezing and thawing. Which one of the following best describes epirogeny? क्या होता है? Intense folding of narrow belts ये सही है. Sudden release of seismic energy नहीं. Broad vertical uplift or subsidence of a continental area. C is the correct answer. Next is consider the following. Which of the primarily physical weathering? Salt crystallization physical में होता है yes. Frost wedging yes. Thermal expansion yes. Carbonation नहीं हो तो chemical होता है, तो 1 2 3 is the correct answer. इसमें देखो which one of the following is the best sequence? Weathering, erosion, deposition. A ही है best है ना. पहले वेदरिंग होती है, फिर इरोजन, फिर डिपोजिशन. ठीक है. ये आपके मेंस के क्वेश्चन हो सकते हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस कर सकते हैं आप. एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्लाइमेट इन डिटरमाइनिंग डोमिनेंट टाइप्स ऑफ वेदर आप कर सकते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन वेदरिंग, इरोजन, मास वेस्टिंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स. येस. The present landscape is a product of continuous interaction between tectonic force and denudational process. आप आराम से कर सकते हैं, है ना. तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप लिखकर ट्राई कर सकते हैं. आई बिलीव ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. अगर ये लेक्चर आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रहा, then please hit the like button and subscribe to this channel. And yeah, keep learning. Thank you so much for watching.